हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एमसीक्यू रिवीजन सीरीज। तो आज की इस क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाई एल्डिंग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं बताएंगे। हम समझेंगे करेक्ट आंसर क्यों सही है, बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं, उस क्वेश्चन के पीछे एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है और एग्ज़ाम में उसी टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो अपनी नोट्स बुक और पेन रेडी रखिए, क्योंकि आज की क्लास में बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हुए हम बात करने वाले हैं फर्स्ट स्लाइड की। आज के हमारी क्लास का टॉपिक है एमसीक्यू रिवीजन सीरीज। इसमें हम विटामिन, पर्ल इंडेक्स, सर्विलेंस, मिजल्स और मम्स की कॉम्प्लिकेशन, इम्यूनोग्लोबिन्स, क्विकनिंग, आई जेल एयरवे और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आप इंटरफेस ओपन है और आपको दिख रहा होगा, तो आइए क्वेश्चन को रीड करके प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स, डिलेड वुंड हीलिंग, एनीमिया एंड वीकनेस आर सिम्टम्स ऑफ। ऑप्शन है फर्स्ट विटामिन ए डिफिशियंसी, ऑप्शन सेकंड है विटामिन बी1, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी डिफिशियंसी। इसका करेक्ट आंसर है जो है विटामिन सी डिफिशियंसी। अब केवल आंसर याद नहीं करना है, इसके पीछे का क्या रीज़न है ये भी समझना है। तो चलिए एक एक करके आपको प्रॉपर तरीके से समझाती हूँ। रैशनल दो है, देखिए विटामिन सी डिफिशियंसी का। इसमें देख लीजिए, विटामिन सी की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज़ है स्कर्वी। स्कर्वी में पेशेंट को स्वॉलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स, डिलेड वुंड हीलिंग, वीकनेस और एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये भी देख लीजिए। विटामिन सी हमारे बॉडीज़ में कोलेजन सिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोलेजन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो टिश्यूज में ब्लड वेसल्स और वुंड हीलिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? वुंड और ब्लड टिश्यूज़ में। वुंड हीलिंग में इम्पॉर्टेंट रोल इसका हो गया। इसलिए विटामिन सी डिफिशियंसी होने पर कोलेजन फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होता है और ब्लीडिंग तथा डिलेड वुंड हीलिंग जैसी प्रॉब्लम्स जो है दिखाई दे सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिए, विटामिन सी जो होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो अगर एग्जाम में ब्लीडिंग गम्स प्लस डिलेड वुंड दिखे तो तुरंत विटामिन सी डिफिशियंसी और स्कर्वी याद आना चाहिए आपको। ओके, विटामिन बेसिस क्लासिफिकेशन। ओके, अब देख लीजिए विटामिन के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें आप देख लीजिए क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन्स। अब विटामिन्स को समझने से पहले न्यूट्रिएंट का बेसिस क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स ब्रॉडली जो है दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो है न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसकी बॉडी को कंपैरेटिवली बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में समझ लेते हैं क्या होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मेनली आते हैं विटामिन्स और मिनरल। इसकी क्वांटिटी कम होती है लेकिन नॉर्मली बॉडी फंक्शन के लिए ये बहुत इसेंशियल होती है। ओके, आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड 5 पे, क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन्स। इसमें देखो स्टूडेंट्स, अब विटामिन्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इसमें आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। दूसरा है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में यहाँ आपको दिख रहा होगा कौन कौन से विटामिन आते हैं। फैट सॉल्युबल में इसमें आते हैं ए, डी, ई, के। इसको याद रखने का सबसे आसान निमोनिक है ए, डी, ई, के फैट सॉल्युबल। बस ए, डी, ई, के याद रखिए और पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा आपको। ओके, अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड हाइपर विटामिनोसिस। इसमें देख लो
वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं। इन विटामिन की एक्सेस क्वांटिटी जनरली यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो सकती हैं, इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन में हाइपर विटामिनोसिस कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है। लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, इसलिए जो है अगर इसका एक्सेसिव इंटेक हो तो टॉक्सिसिटी का रिस्क हो सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो, वाटर सॉल्युबल बी एंड सी, फैट सॉल्युबल ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, अब अगला पॉइंट देख लो विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। विटामिन ए का केमिकल फॉर्म है रेटिनॉल। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है नॉर्मल विजन मेंटेन करना। विटामिन ए डिफिशियंसी की क्लासिक जो है फाइंडिंग है नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा जो है विटामिन ए एपिथेलियल टिश्यू और इम्यूनिटी में भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अब इसकी एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रेटिनॉल विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए डिफिशियंसी। ओके, अब अगला जो है स्लाइड देख लीजिए विटामिन डी के बारे में। इसमें आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, विटामिन डी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें आप देखिए मेनली विटामिन डी जो होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन मिनरलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी डिफिशियंसी बच्चों में कॉज करती है रिकेट्स और एडल्ट्स में कॉज करती है ऑस्टोमलेशिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, चिल्ड्रन में रिकेट्स, एडल्ट्स में ऑस्टोमलेशिया। ठीक है, इसको आप प्रॉपर तरीके से लर्न कर लो। अब अगला पॉइंट देख लीजिए विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई को मैं आपको समझाना चाहती हूँ। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट एक्शन, यानी यह सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले करता है। विटामिन ई सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन में भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिस एग्जाम डिस्कशन में इसे रिप्रोडक्टिव और न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। ओके, अब अगला पॉइंट देख लीजिए विटामिन के। विटामिन के के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। विटामिन के का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, इसलिए विटामिन के डायरेक्टली ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर जो है प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है। तो याद रखिए विटामिन के, क्लॉटिंग, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है। ओके, अब अगला पॉइंट देख लीजिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आप समझिए। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई इंपॉर्टेंट विटामिन आते हैं। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, अब B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन। इसके नेम्स एग्जाम में डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग या डिफरेंस डिफिशियंसी डिजीज़ के रूप में पूछे जाते हैं, या तो उसके नाम ही सेकंड पूछ लेता है, MCQ वगैरह में आ सकता है छोटा। ओके, आप इसको अगर याद कर लेंगे तो कोई इसमें ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा स्लाइड में। अब देख लीजिए विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डिफिशियंसी कॉज करती है स्कर्वी। इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कोलेजन फॉर्मेशन, वुंड हीलिंग, हेल्दी गम्स और आयरन एब्जॉर्प्शन। इसलिए जो है इसके बारे में एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर क्वेश्चन में गम्स और वुंड हीलिंग दोनों दिए हैं तो विटामिन सी स्ट्रांगली सस्पेक्टेड करना चाहिए। अब बात करें विटामिन B1 की। इसमें विटामिन B1, इसमें देख लीजिए थायमिन डिफिशियंसी। अगला स्लाइड, थायमिन डिफिशियंसी में बात करिए स्टूडेंट, विटामिन B1 का नाम है थायमिन। इसकी डिफिशियंसी क्या कॉज करती है? वेरी अब वेरी मुख्य रूप से दो प्रकार की डिस्कस की जाती है। वेट वेरी होता है और ड्राई वेरी होता है। ये जो है आइए समझ लेते हैं कि वेट वेरी क्या होता है और ड्राई इसमें क्या डिफरेंस है। वेट और ड्राई को समझिए। इसमें देखो मैं आपको बताती हूँ, वेट वेरी मेनली जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, जबकि ड्राई वेरी मेनली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। थायमिन डिफिशियंसी में क्रोनिक एल्कोहलिज्म और पुअर न्यूट्रिशन के साथ कॉमनली एसोसिएटेड हो सकती है। तो एग्जाम रिवीजन कर लो, B1
थायमीन, देन वेरी ओके। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इसमें लिया जाता है, तो ये ठीक हो सकता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, स्लाइड 15, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन के बारे में। इसमें मैं बताती हूँ आपको, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन चाइल्ड हेल्थ के एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेड चाइल्ड हेल्थ शेड्यूल के अनुसार ओरली दी जाती है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि विटामिन ए सप्लीमेंटेशन एक सिंगल डोज कॉन्सेप्ट नहीं है। स्पेसिफिक शेड्यूल के अनुसार चाइल्डहुड में रिपीटेडली जो है डोजेस दी जाती हैं इसकी। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए रूट ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, तो आंसर होगा ओरल रूट। विटामिन सी एंड स्कर्वी के लिए ओके, दोनों के लिए ओरल रूट ही यूज़ किया जाता है। विटामिन सी डिफिशियंसी स्कर्वी के बारे में मैं आपको बताती हूँ 16 स्लाइड में। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन डी डिफिशियंसी जो होता है कॉज करता है स्कर्वी। फीचर्स क्या है इसके? ब्लीडिंग गम्स, स्वॉलन गम्स, डिलेड वुंड हीलिंग, वीकनेस, एनीमिया एंड पुअर टिश्यू रिपेयर। मेन रीज़न है डिफेक्टिव कोलेजन फॉर्मेशन ओके। अब हम इसके रिचेस्ट सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं विटामिन सी। अब एक वेरी कॉमन MCQ, रिचेस्ट नेचुरल सोर्सेस ऑफ विटामिन सी कौन सा है? बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्थ सेट में, तो इसका आंसर है आंवला यानी इंडियन ग्रोसबेरी ओके। ऑरेंज भी विटामिन सी का सोर्स है, लेकिन कॉमनली आस्क्ड जो है क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिचेस्ट सोर्स के रूप में आंवला आंसर किया जाता है। तो विटामिन सी, आंवला, इंडियन ग्रोसबेरी ओके। अब बात करते हैं अगले MCQ की, पर्ल इंडेक्स के बारे में है। इसमें आप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है MCQ, इसमें आप आंसर दीजिए और सुनिए प्रॉपर तरीके से और इसको समझिए। पर्ल इंडेक्स इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग द फेलियर ऑफ, किसके फेलियर के लिए जो है पर्ल इंडेक्स चेकिंग किया जाता है? करेक्ट आंसर है कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें देखिए जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉन्ट्रासेप्शन, इम्यूनाइजेशन, सर्विलेंस और सैनिटेशन। इसको आप देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ए। अब इसमें एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्यों ये करेक्ट है और ये क्यों इनकरेक्ट है। पर्ल इंडेक्स डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। पर्ल इंडेक्स बेसिकली मेजर करता है फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करने के बावजूद कितनी यूनिटेड प्रेगनेंसीज हुई हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लोअर पर्ल इंडेक्स इज इक्वल टू मोर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और हायर पर्ल इंडेक्स इज इक्वल टू मोर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर ओके। अब अगला देख लेते हैं, अनदर नेम्स ऑफ पर्ल इंडेक्स। इसमें पर्ल इंडेक्स को 100 ओमेन ईयर कॉन्सेप्ट से भी रिलेट किया जाता है। इसका बेसिस आइडिया है लगभग 100 वोमेन्स को एक साल तक ऑब्जर्व करना, इसलिए आगे फॉर्मूले में 1200 तक आता है, क्योंकि 100 वोमेन इंटू 12 मंथ इज इक्वल टू जो है 1200। अब जो है अगले स्लाइड में इसका इंडेक्स फार्मूला देख लेते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पर्ल इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी इंटू 100 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वोमेन इंटू नंबर ऑफ मंथ ऑफ एक्सपोजर। आपको फार्मूला दिख रहा होगा, यहाँ इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह फार्मूला अच्छे से याद रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी और एक्सपोजर पीरियड्स को सही तरीके से यूज़ करना है ओके। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं 22 स्लाइड, अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला। इसको समझिए। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ। नंबर ऑफ वोमेन्स ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किया 400, ड्यूरेशन है 30 मंथ और एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हुई 8। तो इसी डाटा को पर्ल इंडेक्स फॉर्मूले में पुट करके फेलियर रेट जो है कैलकुलेट कर लीजिए। याद रखिए यह कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव नहीं है, इसमें जो है प्राइमरीली जो है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर रेट का जो है मेजर है। सर्विलेंस के बारे में देख लीजिए कि क्या है, इसमें सर्विलेंस का नाम आता है। तो व्हाट इज सर्विलेंस? सर्विलेंस का मतलब है हेल्थ रिलेटेड डाटा, ऑनगोइंग सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और इवेल्युएशन। इसका यूज़ डिजीज़ को मॉनिटर करने, प्रिवेंशन प्लान
करने, डिजीज़ कंट्रोल और पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है। आपको समझ में आ गया सर्विलेंस क्या होता है। अब इसके टाइप्स समझ लो स्टूडेंट्स, इसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स 3 जो है इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एक्टिव सर्विलेंस, हेल्थ वर्कर एक्टिवली जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। पैसिव सर्विलेंस, हेल्थ फैसिलिटीज़ या पेशेंट जो है रूटीन रिपोर्टिंग करते हैं, तब जाके डाटा कलेक्ट होता है। सेनेटेनियल सर्विलेंस, सेलेक्टेड साइट या स्पेसिफिक ग्रुप को मॉनिटर करके डिजीज ट्रेंड देखे जाते हैं, इसको जो है सैनिटाइल सर्विलेंस कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। ओके, इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला समझ लेते हैं। सैनिटेशन का मतलब है, सैनिटेशन को समझते हैं, देन इम्यूनाइजेशन, देन कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, सैनिटेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं 25 स्लाइड में। सैनिटेशन मीन्स क्या है, सैनिटेशन का मतलब है क्लीनिनेस और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना। इम्यूनाइजेशन का मतलब है डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी जो है डेवलप करना, और कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए मेथड का यूज़ करना। इसलिए पर्ल इंडेक्स का आंसर क्लियरली है कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, आपको समझ में आ गया, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कॉन्ट्रासेप्शन क्यों करेक्ट ऑप्शन था। ओके, अब बात करते हैं 26 स्लाइड में पर्ल इंडेक्स की रिवीजन कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। इसमें देखो स्टूडेंट, एक लाइन में याद रखिए, पर्ल इंडेक्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर रेट और लोअर पर्ल इंडेक्स बेटर इफेक्टिवनेस, हायर पर्ल इंडेक्स मोर फेलियर, लाइफ टेबल एनालिसिस। ओके, अब बात करते हैं अगले स्लाइड की 27 लाइफ टेबल एनालिसिस के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस जो है इवेलुएट करने का एक दूसरा मेथड है लाइफ टेबल एनालिसिस। इसमें क्या होता है, यह कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की प्रोबेबिलिटी को टाइम के साथ इवेलुएट करता है। यह यूजफुल है जो है क्योंकि मेथड की इफेक्टिवनेस ड्यूरेशन जो है ऑफ यूज़ और कॉन्ट्रासेप्शन के कंटिन्यूएशन जैसे फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकती है इसमें। ओके, इसमें इसीलिए जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला स्लाइड देख लीजिए, पर्ल इंडेक्स वर्सेस लाइफ टेबल एनालिसिस के बारे में। पर्ल इंडेक्स ओवरव्यू कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर का एस्टिमेट देता है, जबकि लाइफ टेबल एनालिसिस जो है फेलियर प्रोबेबिलिटी को टाइम रिलेटेड मैनर्स में इवेलुएट करता है। तो दोनों कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस और फेलियर इवेलुएशन से रिलेटेड मेथड्स हैं। ओके, अब अगला पॉइंट देखिए, पर्ल इंडेक्स कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। इसमें जो है सुनना स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन रूल्स क्या है। अब यहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं, अगर ड्यूरेशन ईयर में दी हो तो उसे मंथ में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 3 ईयर्स अगर है तो उसको मंथ में कन्वर्ट करो तो 36 मंथ हो जाएगा। ओके, इसलिए फार्मूला लगाने से पहले यूनिट चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब अगला पॉइंट है कैलकुलेशन एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो है कैलकुलेट करके आपको एग्जाम्पल फॉर्म में बताते हैं। अगर क्वेश्चन है 400 वुमेन्स ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है 3 साल तक यूज़ किया, 80 जो है एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हुई। पहला स्टेप जो था 3 ईयर्स को 36 में कन्वर्ट करेंगे, फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैलकुलेशन रिजल्ट देखिए गिवन है। एक्सीडेंटल जो है प्रेगनेंसी क्या है, कितनी 80, वुमेन्स कितनी है 400, ड्यूरेशन कितना लगा 36 मंथ। फॉर्मूला अप्लाई करने पर आंसर अप्रॉक्सीमेटली जो है, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो 80 इंटू 1200 बटे 400 गुड़े 36 अगर करके अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालोगे कैलकुलेट करके तो 6.6 आता है। यानी जो है कंपैरेटिवली कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर रेट का अप्रॉक्सीमेटली जो है वैल्यू है 6.6 है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, मेंस्ट्रुअल साइकिल कन्वर्जन। एक एवरेज वुमेन के अप्रॉक्सीमेटली 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है एक ईयर में कंसीडर किए जा सकते हैं, क्योंकि एक साइकिल लगभग 28 दिन की होती है। इसलिए अगर क्वेश्चन एक्सपोजर को मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में देता है तो कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट जो है अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। ओके, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं,
इम्पॉर्टेंट एग्जाम रूल्स के बारे में, क्या एग्जाम्स के रूल हैं। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ वोमेन इनटू नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया है तो इस शॉर्टकट जो है फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इस रूप में 100 वोमेन इंटू 13 साइकिल इज इक्वल टू 1300। ओके, यूज़ किया जा सकता है ये फॉर्मूला आसानी से निकालने के लिए, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बेस्ड कैलकुलेशन जो है में 1200 की जगह 1300 कॉन्सेप्ट आ सकता है। ओके, अब अगला पॉइंट देख लो स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैलकुलेशन एग्जाम्पल फॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए प्रॉपर तरीके से समझो इसको। जैसे सपोज करो 400 वोमेन ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है 26 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक का यूज़ किया और एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हुई 20। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि एक्सपोजर मंथ में दिया है क्या या मेंस्ट्रुअल साइकिल में। यही एग्जाम में कैलकुलेट एंड ट्रिक है कि जो है एक्सपोजर मंथ में क्या दिया है या मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या। ओके, इस यही जो एग्जाम ट्रिक है, इसी को आप पकड़ लोगे तो क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब अगला स्टूडेंट अगला टॉपिक देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स से रिलेटेड है MCQ 3। क्वेश्चन है सब एक्यूएट जो है स्क्लेरोसिंग पेनी इंसेफ्लाइटिस किस जो है डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन है। करेक्ट आंसर है इसका मिजल्स। याद रखिए इसमें जो है 4 ऑप्शंस हैं, मिजल, मम्स, रूबेला और BCG वैक्सीन्स। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, क्यों ये आंसर जो है करेक्ट है। अब बात करते हैं स्लाइड अगले की, 36 स्लाइड, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जो है मम्स। इसमें देखो स्टूडेंट्स, मम्स जो है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है। मम्स की कॉमनली आस्क्ड कॉम्प्लिकेशन है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए मम्स की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो ऑप्शन में ध्यान से देखकर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कंसीडर करेंगे आप। ठीक है, अब बात करते हैं मम्स इन एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट मेल्स में मम्स के साथ इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है ऑर्काइटिस। एडोलेसेंट फीमेल में क्या है इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, ऑफराइटिस। तो मेल ऑर्काइटिस, फीमेल में ऑफराइटिस, रूबेला कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये दिख रहे हैं। ओके, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, रूबेला इन प्रेगनेंसी। इसमें देखो क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, हर क्या चीज़ें हैं इसमें समझो। रूबेला इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान जो है फीटल कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है, इसलिए जो है इसमें जो है इससे कंजेनाइटल रूबेला जो है सिंड्रोम और डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी जैसे सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, इसलिए प्रेगनेंसी में रूबेला इन्फेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगला देख लेते हैं ब्लूबेरी मफिन लीजन्स के बारे में। इसमें कंजेनाइटल रूबेला से एसोसिएटेड एक क्लासिक फाइंडिंग है ये। ब्लूबेरी जो है मफिन लीजन्स, यह एक एबनॉर्मल ब्लड सेल प्रोडक्शन आउटसाइड द बोन मैरो से रिलेटेड होता है। इसलिए अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्ज़ाम में ब्लूबेरी मफिन लीजन आए तो कंजेनाइटल इन्फेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में रूबेला को याद रखना आप। ओके स्टूडेंट्स, देख लेते हैं कंजेनाइटल रूबेला ट्रायड के बारे में। क्लासिकल ट्रायड में आते हैं ये, इसमें कैटरैक्ट, सेंसोन्यूरल डिफनेस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ और कार्डियक डिफेक्ट में कॉमनली पेशेंट जो है डक्टस आर्टरियोसिस यानी PDA पूछा जा सकता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं मीजल्स डिजीज़ स्टेजेस के बारे में। इसमें देखो स्टूडेंट जो है मीजल्स डिजीज़ स्टेजेस जो है मीजल्स कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है। मीजल्स को डिफरेंट स्टेजेस में डिस्कस किया जा सकता है, प्री इरप्टिव, इरप्टिव और पोस्ट मीजल्स स्टेज फर्स्ट। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन अलग अलग क्लिनिकल स्टेज में दिखाई दे सकते हैं, इसलिए सिर्फ डिजीज़ नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया कॉम्प्लिकेशन का टाइप भी ध्यान से पढ़ना होगा आपको। ओके, अब अगले स्लाइड में बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। मीजल्स की मोस्ट कॉमनली आस्क्ड कॉम्प्लिकेशन है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडल ईयर की इन्फ्लामेशन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मीजल्स जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अगला पॉइंट देखो मोस्ट मीजल्स पोस्ट जो है मीजल्स कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, 43 स्लाइड है। पोस्ट मीजल्स स्टेज में इम्यूनिटी रिड्यूस्ड होने के कारण कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट में डायरिया जैसी कॉम्प्लिकेशंस भी डिस्कस की जा सकती हैं। अगर ऑप्शंस में डायरिया नहीं है
तो दिए गए ऑप्शंस और क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट को जो है केयरफुली एनालाइज करना होगा आपको। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स के बारे में। मीजल्स की मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन में इंपॉर्टेंट है निमोनिया, इसलिए एग्जाम में अगर पूछा जाए मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स तो आंसर होगा निमोनिया। ओके, अब अगला स्लाइड देख लेते हैं 45 स्लाइड में है मोस्ट डेंजरस रेयर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इसमें देखो स्टूडेंट्स, SSPE का फुल फॉर्म है सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिनसेफेलाइटिस। अब इसका मतलब है यह मीजल्स के बाद होने वाली रेयर और सीरियस न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, इसलिए प्रीवियस जो SSPE प्रीवियस मीजल्स इन्फेक्शन से एसोसिएटेड है। ओके, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है मीनिंग ऑफ पेनिनसेफेलाइटिस। इसका देख लो मीनिंग क्या है। इंसेफेलाइटिस का मतलब है मीन इन्फ्लामेशन इन्वॉल्विंग द ब्रेन। अब इसको प्रॉपर तरीके से ध्यानपूर्वक सुनो, मैं जो बता रही हूँ प्रॉपर सुनते जाना। ओके, मीनिंग ऑफ पेनिनसेफेलाइटिस में इंसेफेलाइटिस जो है ब्रॉडली ब्रेन इन्फेक्शन से रिलेटेड टर्म है। पेनिनसेफेलाइटिस में वाइडर जो है स्प्रेड ब्रेन टिश्यू इन्वॉल्वमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। पैरेन्काइमा का मतलब होता है किसी ऑर्गन का फंक्शन टिश्यू, इसलिए ब्रेन पैरेन्काइमा मतलब फंक्शन टिश्यू ऑफ ब्रेन। पैरेन्काइमा के जो है जो ब्रेन में होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसमें ठीक डिफेक्ट देखने को मिलता है फंक्शनल टिश्यू ऑफ ब्रेन में। ओके, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं 47 मीजल्स कॉम्प्लिकेशन, फाइनल रिवाइज कर लेते हैं। अब इसमें देखो, अब 3 चीज़ें एक साथ याद रखिए। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है ओटाइटिस मीडिया, मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन निमोनिया, रेयर सीरियस जो है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है SSPE। और इसमें जो है आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इन तीनों को मिक्स नहीं करना है आपको कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। ओके, डू नॉट कंफ्यूज दिस टर्म इन MCQ। ओके, अब अगला बात करते हैं अगले MCQ की तरफ बढ़ते हुए। चौथा MCQ इम्यूनोग्लोबिन से रिलेटेड है टॉपिक से, चौथा MCQ। तो चलिए क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है विच इम्यूनोग्लोबिन इज द लार्जेस्ट इन साइज। ऑप्शन ए है IgA, ऑप्शन बी है IgD, ऑप्शन सी है IgG, ऑप्शन डी है IgM। करेक्ट आंसर है इसका D IgM। तो आओ देखते हैं कि ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। इम्यूनोग्लोबिन होता क्या है। इम्यूनोग्लोबिन में देख लो क्या होता है। इम्यूनोग्लोबिन को गामा ग्लोबिन्स भी कहा जाता है। मेजर क्लासेस हैं इसके IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। अब इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्लाइड 50 में देख लो, IgG का एक्सप्लेनेशन है, इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाना चाहती हूँ। IgG सबसे एबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन है सीरम में, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, IgG क्रॉसेस द प्लेसेंटा, इसलिए फीटस को मैटरनल एंटीबॉडीज़ के थ्रू पैसिव इम्यूनिटी मिल सकती है। तो क्रॉसेस प्लेसेंटा इज इक्वल टू IgG। ओके, अब स्टूडेंट IgA इम्यूनोग्लोबिन के बारे में समझ लेते हैं, इसमें एक्सप्लेन करते हुए कि ये ऑप्शन क्यों नहीं सही है या क्यों सही है। IgA सिक्रेशंस में परमानेंटली पाया जाता है, जैसे ब्रेस्ट मिल्क, स्लाइवा, टीयर्स और म्यूकोजल सिक्रेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है इसमें। ब्रेस्ट जो है मिल्क IgA, यह इन्फेंट की म्यूकोजल प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की जो है IgM। इसमें समझो IgM सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबिन है, यह जो है प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता है। प्राइमरली जो है इसको प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स में सबसे जो है पहले बनने वाला एंटीबॉडी भी IgM है, और फीटस द्वारा प्रोड्यूस्ड जो है फाइनल जो है फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन भी IgM माना जा सकता है। तो एक साथ याद रखिए, लार्जेस्ट जो है IgM है, फर्स्ट जो इन प्राइमरी इन्फेक्शन IgM है, फर्स्ट जो है प्रोड्यूस्ड बाय फीटस जो है IgM है। और अगला देख लो, डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को नहीं क्रॉस करता है IgM। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की IgD इम्यूनोग्लोबिन। अब इसमें देखो स्टूडेंट, IgD की तरफ जानते हुए कि IgD का क्या होता है। इसमें IgD मुख्य रूप से B लिम्फोसाइट के सरफेस पर पाया जाता है। इसका रोल जो है B सेल एक्टिवेशन और रिसेप्टर फंक्शन से रिलेटेड है। तो सरफेस ऑफ B सेल IgD
ओके, याद हो गया। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं IgE के बारे में। इम्यूनोग्लोबिन क्यूक रिवाइज करके इसमें IgE के बारे में समझ लेते हैं। अब पूरा टेबल रिवाइज करते हैं। मोस्ट एविडेंट जो है IgE के बारे में देखो यहाँ पे क्या है। IgE मेनली जो है एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से रिलेटेड है। पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी इसका रोल प्ले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टकट समझ लो, एलर्जी इज इक्वल टू IgE। अब अगला देख लो 55 स्लाइड में इम्यूनोग्लोबिन क्विक रिवाइज कर लेते हैं। इसमें जो है क्या है, अब पूरा टेबल रिवाइज करते हैं। मोस्ट एविडेंट IgE, क्रॉसेस प्लेसेंटा IgG, और फिर उसके बाद बेस्ट ब्रेस्ट मिल्क IgA, लार्जेस्ट IgM, फर्स्ट इन इन्फेक्शन IgM, फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय फीटस IgM, बी सेल सरफेस IgD, एलर्जी IgE। इसे जो है एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवाइज करना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे आप स्लाइड प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं क्विकनिंग के बारे में। क्वेश्चन 5 है स्लाइड 56 MCQ 5। MCQ 5 की तरफ पढ़ते हुए हम आपको क्वेश्चन बताना चाहते हैं। क्वेश्चन है मदर यूजली फीटल मोमेंट कब फील करती है। इसमें देख लो ऑप्शंस क्या है, 10 to 12 वीक्स, 12 to 14 वीक्स, 14 to 16 वीक्स, 18 to 20। करेक्ट आंसर है डी, 18 to 20। अब इसको एक्सप्लेन करते हुए सारे पॉइंट्स को बताना चाहते हैं कि करेक्ट आंसर जो है क्या है, क्यों है। तो क्विकनिंग की बात कर लेते हैं इसमें। ओके, क्विकनिंग की डिफिनीशन है फर्स्ट फीटल जो है मोमेंट फेल्ट बाय द मदर। ध्यान रखिए, यह एक्चुअल फीटल मोमेंट शुरू होने की बात नहीं है, यह मदर द्वारा पहली बार मोमेंट महसूस करने की बात है। ओके, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, प्राइमरी ग्रेविडा वर्सेस मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा मदर यूजुअली जो है फीटल मूवमेंट अर्लियर फील कर सकती हैं 16 to 18 वीक्स। प्राइमरी ग्रेविडा मदर जो है 18 to 20 वीक्स, क्योंकि मल्टी ग्रेविडा मदर को प्रीवियस प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस होता है और यह फीटल मूवमेंट्स को जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकती है। ओके, अब बात करते हैं 59 स्लाइड में क्विकनिंग एग्जाम रिवीजन के बारे में। इसमें समझ लो स्टूडेंट, एकदम शॉर्टकट रिवाइज कर लेते हैं। क्विकनिंग इज इक्वल टू फर्स्ट जो है फीटल मोमेंट फेल्ट बाय मदर, मल्टी ग्रेविडा इज इक्वल टू 16 to 18 वीक्स, प्राइमरी ग्रेविडा इज इक्वल टू 18 to 20 वीक्स। क्वेश्चन जो है आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया, जो मैंने क्विक रिवाइज करके आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन 6 है जेल एयरवे, जेल एयरवे से रिलेटेड है। स्लाइड 60वां MCQ 6। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और प्रॉपर तरीके से समझो स्टूडेंट्स, ये क्या है। जेल एयरवे किस टाइप का एयरवे है, क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शंस आप देख लो, इसमें लिखा है इंफ्राग्लोटिक एयरवे, सुप्राग्लोटिक एयरवे, नाजल एयरवे, ट्रैकियोस्टोमी एयरवे। इसका करेक्ट आंसर है बी, सुप्राग्लोटिक एयरवे। अब ये क्यों सही है और बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं सही हैं, इसको समझते हैं और इस जो है जेल एयरवे के बारे में प्रॉपर डिटेल समझते हैं। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स और कॉपी लेके बैठिएगा। MCQ सीरीज़ को एकदम हल्के में मत लीजिएगा, टॉप क्वेश्चंस हैं MCQ जो है नॉर्सेट के, तो इसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। सीरीज़ काफ़ी लंबी हो सकती है लेकिन टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं। आप इसको पढ़ेंगे तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और हमारे लिए भी फ़ायदा रहेगा। तो देखिए इसको प्रॉपर तरीके से और आइए समझते हैं जेल एयरवे के बारे में। इट इज़ इसको समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से। जेल एयरवे जो है किस टाइप का एयरवे है, करेक्ट आंसर आपने देख लिया यहाँ पे। अब इसको जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जेल एयरवे क्या होता है, एक एयरवे मैनेजमेंट डिवाइस है ये। इसे इंसेशन करना रिलेटिवली जो है आसान हो सकता है। डिफ़िकल्ट एयरवे सिचुएशन में सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, अब 62 स्लाइड में देखो जेल इन डिफ़िकल्ट इंक्यूबेशन। इसमें देखो स्टूडेंट, अगर इंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन डिफ़िकल्टी हो रही है तो एयरवे पेटेंसी जो है मेंटेन करने के लिए सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस यूज़फुल हो सकता है। इसलिए जेल डिफ़िकल्टी एयरवे मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, फीचर्स ऑफ जेल।
फीचर्स ऑफ आई जेल देख लो, इसको प्रॉपर तरीके से समझ लो। आई जेल की इंपॉर्टेंट फीचर है इजी इंसर्शन, नो कफ इन्फ्लेमेशन रिक्वायर्ड एंड एनाटॉमिकल शेप डिज़ाइन। इसे रैपिडली इंसर्ट किया जा सकता है, इसलिए इमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट में इसका यूज़ जो है यूज़फुल हो सकता है। अब 64 स्लाइड की बात करते हैं वेट वेस्ट सिलेक्शन के बारे में। आई जेल का साइज पेशेंट की बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सेलेक्टेड किया जा सकता है, इसलिए डिफरेंट वेट ग्रुप के लिए डिफरेंट साइज अवेलेबल होता है, इसलिए साइज सिलेक्शन में पेशेंट वेट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं 65 स्लाइड की एडिशनल फंक्शंस के बारे में। एडिशनल फंक्शंस में जान लो, कुछ अप्रोप्रिएट आई जेल मॉडल्स में एयरवे मैनेजमेंट के अलावा गैस्ट्रिक ड्रेनेज फैसिलिटीज जो हैं इसके लिए चैनल्स भी हो सकते हैं। ओवरऑल आई जेल इमरजेंसीज और डिफ़िकल्ट एयरवे सिचुएशंस में यूज़फुल डिवाइस है। यह आपको समझ में आ गया। आई जेल मॉडल में एयरवे मैनेजमेंट के अलावा गैस्ट्रिक ड्रेनेज फैसिलिटेट करने के लिए चैनल भी हो सकता है। ये चीज़ मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दी। अब क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन 7 है 66 स्लाइड। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है? सर्जिकल ग्लव्स शुड बी डिक्लेयर्ड इन विच बायोमेडिकल वेस्ट बैग? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है येलो, बी है ब्लैक, सी है ग्रीन, डी है रेड। करेक्ट आंसर है डी। अब ये क्यों करेक्ट है और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं स्टूडेंट्स। क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? इसको देख लो फर्स्ट स्लाइड में 67 एलो कैटेगरी। इसमें जो है डिवाइड है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। एलो कैटेगरी में देखो क्या है। एलो कैटेगरी में सर्टन बायोमेडिकल वेस्ट आते हैं, जैसे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। एग्जाम्पल में बॉडी पार्ट, प्लेसेंटा टिश्यूज़, सर्टन ड्रेसिंग और बुक जो है ब्लड सोक्ड मटेरियल शामिल हो सकता है इसमें। अब इसकी बात करें ट्रीटमेंट वगैरह की। ट्रीटमेंट ऑफ एलो कैटेगरी वेस्टेज के बारे में। एलो कैटेगरी वेस्ट के लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मेथड यूज़ किया जाता है। इंसिनरेशन एक इम्पॉर्टेंट मेथड हो सकता है, लेकिन एक्चुअल डिस्पोजल हमेशा एप्लीकेबल बायोमेडिकल वेस्ट गाइडेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, अब 69 स्लाइड में देख लो ब्लैक कैटेगरी एंड जनरल वेस्ट के बारे में। इसमें क्या है? टीचर एक्सप्लेनेशन में ब्लैक जो है कैटेगरी को जनरल और नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है, जैसे ऑर्डिनरी नॉन इन्फेक्शियस मटेरियल। लेकिन स्टूडेंट के जो है लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को हमेशा याद रखना चाहिए कि बेस्ट कलर कोडिंग एप्लीकेबल और अपडेट इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस के अनुसार देखनी होगी आपको। ओके, अब एस्पिरेंट्स देख लो ग्रीन कैटेगरी के बारे में। कुछ इंस्टीट्यूट में ग्रीन विंस जनरली या नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए जो है यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज को एग्ज़ाम में एप्लीकेबल स्टैंडर्ड गाइडेंस के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना चाहिए आपको। ओके, अब बात करते हैं अगले कैटेगरी की, रेड कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में समझ लो। इसमें देखो रेड कैटेगरी मुख्य रूप से कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट से रिलेटेड है। इसमें कंटामिनेटेड प्लास्टिक और रबर आइटम जैसे ट्यूबिंग, कैथेटर, ड्रेन्स और सर्टेन सिमिलर रिसाइक्लेबल आइटम्स आ सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? रेड इज इक्वल टू कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब अगली स्लाइड के बारे में बात करते हैं सर्जिकल ग्लव्स। फाइनल जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ रैशनल। सर्जिकल ग्लव्स को इस एमसीक्यू कंटेंट में कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर है रेड। फाइनल रिवाइज कर लेते हैं इसको एमसीक्यू आंसर की समरी के फॉर्म में। लास्ट में स्टूडेंट एमसीक्यू आंसर समराइज कर लेते हैं। पूरी जो है हमने जो एमसीक्यू आपको बताया, क्वेश्चन फर्स्ट में विटामिन सी डिफिशियंसी होती है। क्वेश्चन 2 में पर्ल इंडेक्स कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर रेट के बारे में। क्वेश्चन 3 एसएसपी मीजल्स। क्वेश्चन 4 लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन आईजीएम। क्वेश्चन 5 क्विकनिंग 18 से 20 वीक्स। क्वेश्चन 6 जो है आई जेल सुप्राग्लॉटिक एयरवे। क्वेश्चन 7 सर्जिकल ग्लव्स रेड कैटेगरी इन द एमसीक्यू कॉन्टेक्स्ट। और स्लाइड 74 में आप देख लो यहाँ पे हाई एल्डिंग रिवीजन पॉइंट्स क्या हैं इनसे रिलेटेड। हाई एल्डिंग्स जो है रिवीजन पॉइंट्स में जो है
स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या है ADE के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। यहाँ पे आपको देख सकता है, यहाँ पे जो इसमें पॉइंट जो है बहुत प्रॉपर तरीके से इसको लर्न करना ही ज़रूरी। तो इसको मैं कहूँगी कि आप नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट भी मैंने आपका अलग कर दिया, पूरे जो सीरीज़ मैंने ये पढ़ाई, तो इसको आप नोट बना लो। एक एक चीज़ बताती हूँ। चलो, B एंड C जो है वाटर सॉल्युबल है। विटामिन C जो है डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है। विटामिन B1 डिफिशियंसी वेरी वेरी होता है। विटामिन D डिफिशियंसी रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया होता है। विटामिन A डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं स्लाइड 75 में, कम्युनिटी हेल्थ रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इसमें क्या है, कम्युनिटी हेल्थ रिवाइज करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें जो है पर्ल इंडेक्स कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर रेट बताता है। लोअर फेलियर रेट मेजल्स हायर इफेक्टिवनेस 100 वोमेन इंटू 12 मंथ इज इक्वल टू 12 जो है 100 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना याद रखना। सर्विलेंस के इम्पॉर्टेंट टाइप्स जो हैं एक्टिव, पैसिव और सेनेटाइल है। ओके, अब अगला क्विक रिवाइज कर लेते हैं मीजल्स रिवीजन के बारे में। मीजल्स में रिवाइज कर लो MCQ के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मीजल्स की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ओटाइटिस मीडिया। डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है इसका न्यूमोनिया। रेयर सीरियस न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है SSPE। अब अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्विक रिवाइज करके क्या था। ऑब्स्ट्रक्टिव मोस्ट यहाँ पे था क्वेश्चन इम्यूनोग्लोबिन रिवीजन से रिलेटेड, देख लेते हैं। इम्यूनोग्लोबिन रिवीजन में IgG जो है मोस्ट एबेंडेंट और क्रॉसेस प्लेसेंटा, IgA ब्रेस्ट मिल्क, IgM लार्जेस्ट और फर्स्ट इन इन्फेक्शन, IgD सरफेस ऑफ B लिम्फोसाइट्स, IgE एलर्जी से रिलेटेड है। अब अगले पॉइंट में देख लेते हैं 78 ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे एंड BMW रिवीजन कर लेते हैं। इसमें देखो क्विकनिंग मल्टी ग्रेविटा 16 to 18 वीक्स, प्राइमरी ग्रेविटा में क्विकनिंग जो है 18 से 20 वीक्स में। ठीक है, अब आईजेल की बात करें तो सुप्राग्लॉटिक जो है एयरवे, सर्जिकल ग्लव्स की बात करें तो रेड कैटेगरी इन द MCQ कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब अगला जो है पॉइंट देख लेते हैं, फाइनल टेक होम मैसेज क्या मैं आपको देना चाहती हूँ क्या है। तो आज की क्लास से सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको, MCQ में सिर्फ आंसर याद करना काफ़ी नहीं है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट ऑप्शंस क्यों सही है, बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है, उसके पीछे एक्चुअल जो है क्लिनिकल या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का स्टेटमेंट बदल सकता है, ऑप्शंस बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो गाइज आज की MCQ रिवीजन सीरीज़ में हमने विटामिन से लेकर पर्ल इंडेक्स से लेकर मीजल से लेकर मम्स से लेकर इम्यूनोग्लोबिन से लेकर क्विकनिन से लेकर आईजेल एयरवे से लेकर बायोमेडिकल वेस्ट तक सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज किए। अगर आपको यह क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको ऐसी MCQ एक्सप्लेनेशन क्लासेस जो है पसंद आ रही हैं, तो मैं और ज़्यादा क्लासेस लाने की कोशिश करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, आने वाली MCQ क्लासेस और इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो इसलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, keep revising, keep learning, and I will see you in the next class. Thank you, bye bye.